अभी तक आपने पढ़ा था, अब आगे। सभी लोग अभी डॉक्टर से बात कर ही रहे कि आईसीयू रूम में पीपी की आवाजें शोर करने लगी। मॉनिटर की स्क्रीन पे आड़ी तिरछी रेखाएं सीधी होने लगी थीं। आईसीयू से नर्स जोर से चिल्लाई, डॉक्टर कम फास्ट। डॉक्टर के भागते ही सभी लोग घबरा कर रूम के अंदर देखने लगे। अंदर डॉक्टर अपनी तरफ से सारे प्रयास कर रहे थे, पर अब मॉनिटर की स्क्रीन पे सभी रेखाएं सीधी हो चुकी थीं। नस के साथ डॉक्टर सिर झुकाए बाहर आए और दबी और दुख भरी आवाज में बोले, सारे मिस्टर राठौर, हम आपके भाई को नहीं बचा पाए। डॉक्टर के इतना बोलते ही शांति बुआ धम्म से बही बेहोश होकर जमीन पे गिर गई थीं। मयंक शांति बुआ का बड़ा बेटा था और उसके बड़े बेटे की इस तरह मौत होने से शांति बुआ एकदम से टूट गई थीं। मयंक के जाने से सभी दुखी थे, लेकिन मृत्युंजय ने अपने दोस्त जैसे भाई के जाने के दुख को किसी के आगे नहीं खोला। मयंक के जाने के कुछ दिन बाद मृत्युंजय मयंक के उस दोस्त से मिला जो उस दिन मयंक के साथ था। हाँ, तो क्या हुआ था उस दिन जो मयंक छत से कूद गया, जबकि सबको मैंने झूठ कहलवाया है कि वो नशे में था इसलिए बैलेंस नहीं कर पाया। पर अब सच बताओ, मेरे भाई ने ऐसा क्यों किया, क्या थी वजह? मयंक का दोस्त जॉय बोला। भैया, आप सच नहीं सुन पाओगे, मृत्युंजय गुस्से में चिल्ला कर बोला। मुझे सच बताओ भैया। जय एक लड़की है हमारी कॉलेज में, बहुत सुंदर, उसको प्यार करता था मयंक। वैसे तो उस लड़की का कोई स्टैंडर्ड नहीं है मयंक के आगे, पर फिर भी वो लड़की पैसे के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। उस लड़की से मयंक को प्यार हो गया था। मयंक ने जब उस लड़की से अपने दिल की बात कही तो उसने मयंक का मजाक उड़ाते हुए कहा कि तू मेरे खर्चे उठा पाएगा। सुना है तू तो खुद दूसरों के पैसों पे निठल्लों की तरह ऐश करता है, तेरा खुद का कुछ है ऐसे रहीश जादे बहुत आगे पीछे घूमते हैं मेरे, जो दूसरों के पैसों की धौंस दिखा कर जीते हैं। पर मेरा टेस्ट थोड़ा अलग है, जा पहले अपने खर्चे उठाने लायक तो बन जा, फिर बात मेरी करना। तू खुद दूसरों के तलवे चाटना बंद करके अपने नाम से कमा, फिर मुझे प्रपोज करना। उस लड़की ने ये सब हमारे सारे दोस्तों के आगे कहा था, जिससे मयंक को बहुत दुख हुआ। फिर भी मयंक ने उस लड़की को कुछ नहीं कहा और ये बात वही छोड़ दी। फिर कुछ टाइम बाद मयंक को वापस से अपने दिल को संभाला नहीं गया और मयंक ने फिर से उस लड़की से अपने प्यार की गुहार लगाई और उस लड़की ने फिर से मयंक का मजाक बनाया। उस दिन हम सब ने मना किया था मयंक को, पर उसने अपनी जिद पकड़ ली और उस लड़की के आगे फिर से भीख मांगने पहुंच गया अपने प्यार की। और उस आद्या ने फिर वही किया, मयंक से कहा तू जा पहले अपने खर्चे उठाने लायक बन जा, फिर मेरे आगे आना। और इतना कह के उस लड़की ने मयंक का बहुत मजाक बनाया और अपने आसपास खड़े सभी लोगों से उसका मजाक बनवाया। मयंक की उसने बहुत इंसल्ट की थी। मयंक को अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं हुई। हम सब लोग उसे बहुत समझा रहे थे, पर वो उस दिन बहुत ड्रिंक करने लगा अपनी इंसल्ट भूलने के लिए। मयंक उस दिन इतनी ड्रिंक कर लिया था कि नशे में भी उसको बार के अंदर हर लड़की में बस वो आद्या ही दिख रही थी। वो नशे में एक लड़की के पीछे पीछे चला गया था। हम लोग उसके साथ ही थे, किंतु जरा सा भीड़ में उससे अलग हुए और वो उस लड़की के पीछे कब छत पे पहुंच गया पता ही नहीं चल। हम सब भागकर उसके पीछे गए। हम लोग मयंक को आवाज दे रहे थे, वो किसी की सुन ही नहीं पा रहा था। मयंक बस एक ही नाम बार बार ले रहा था, आद्या आद्या। और हम मयंक तक पहुंचते तब तक मयंक छत से कूद गया था। पूरे घर में सन्नाटा फैल गया था और मृत्युंजय बिना सांस लिए सारा सच बता गया। सारे घर वाले कुछ पल के लिए शांत हो गए। थोड़ी देर तक कोई कुछ नहीं बोला, तब मृत्युंजय वापस बोला, इस लड़की से शादी मैंने प्यार के लिए नहीं की, बल्कि अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए की है। मृत्युंजय की आवाज से वहां खड़े सभी लोगों की चेतना लौटी। आद्या, जो इतनी देर से मूक बधिरों की तरह खड़ी होकर सब सुन रही थी, उसके तो पैरों तले जमीन ही नहीं बची। वो तो समझ ही नहीं पा रही थी वो क्या बोले। उसके आगे आज इतने बड़े राज से पर्दा उठा था। शांति बुआ की जैसे ही चेतना लौटी, वो बिजली के तीर की तरह फुर्ती से आद्या के पास आई और उसके गाल पे जोरदार आवाज के साथ थप्पड़ लगाकर बोली,
हत्यारण, तू हत्यारण है। तूने मारा है मेरे बेटे को। तूने मार दिया मेरे बेटे को। और इतना कह के जोर जोर से रोते रोते आद्या को अनगिनत थप्पड़ लगा दिए थे। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि घर का कोई भी मेंबर कुछ नहीं बोल पाया। पर जब समझ आया तब सब लोग भागकर आद्या के पास गए और शांति जी को आद्या से दूर करके दादी बोली, शांति तुम चुप होकर दूर खड़ी रहो और खबरदार जो आद्या को आगे हाथ भी लगाया। बेशक जय ने सच बताया हो लेकिन पूरा सच हम आद्या से सुनेंगे। तो जाकर सब अपनी अपनी जगह खड़े रहें। फिर दादी थोड़े गुस्से और दुख से आधा से बोली, बताओ आद्या, क्या ये सच है जो जय ने बताया? क्या आपने पैसों के लिए हमारे बेटे का अपमान किया, उनके प्यार का मजाक बनाकर सारे कॉलेज के सामने मजाक बनाया? क्या आपने उस दिन बार में मयंक को छत पे बुलाया? दादी ने एक साथ आद्या से सारे सवाल कर दिए। आद्या खुद को कटघरे में खड़ा महसूस कर रही थी। उसे लग रहा था जैसे वो जिंदा ही ना रहे, वो यही जमीन में समा जाए। वो अपने अंदर चल रहे सवालों में ही जूझ रही थी। तभी दादी के जोर से बोलने पर आधा ने अपने आंसू पोंछे और गहरी सांस लेकर बोली, हाँ दादी, ये सच है, सच है ये। आद्या की हाँ सुनते ही मृत्युंजय की आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गईं। वो अपनी जगह से आगे आया और आंखें बड़ी बड़ी करके करके आद्या की ओर देखने लगा। सभी घर वाले आद्या को ही देखे जा रहे थे और आद्या बस दादी को देख रही थी। हाँ दादी, ये सच है, सच है ये कि मयंक सर ने मुझे प्रपोज किया था। सच है बस ये एक बात, बाकी सब आधा सच बताया है मृत्युंजय को मयंक सर के दोस्तों ने पूरे। मैं आपको बताती हूँ। आद्या के मुंह से ऐसी बात सुन एक बार फिर सबके कान खड़े हो गए और मृत्युंजय तो ठीक उसकी आंखों के आगे ही खड़ा हो गया, ये जताने को कि अगर उसने फिर से कोई झूठ बोला तो वो अब बचेगी नहीं। आद्या ने कहने के लिए अपने होठ खोले, मयंक सर के प्रपोज वाली बात सही है, वाली सब बहुत गलत तरीके से बताया गया है। असल में सच तो ये है कि मयंक सर तो मेरे सुपर सीनियर थे, वो एमटेक के सुपर सीनियर थे, वो मेरे सीनियर थे, तो मैं हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करती थी। पर मयंक सर वो नहीं थे जो उनके दोस्तों ने बताया। मयंक सच पूरी कॉलेज में अपनी मनमानी करते घूमते थे। वो अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर किसी के साथ की कुछ भी बदतमीजी कर देते थे और उनको कोई कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो हमेशा अपने पैसों का रौब दिखाते घूमते थे। लड़कियों को परेशान करना उनका शौक था और मुझे प्रपोज करना भी उनके लिए बस एक शौक ही था। एक दिन मैं मेरी सहेली स्वाति के साथ क्लास की ओर जा रही थी तो मयंक सर ने मेरा रास्ता रोककर वहां खड़े बहुत से लोगों के सामने मुझे कहा कि वो मुझसे प्यार करते हैं और इतना कह के वो मेरे हाथ को पकड़ के एक तरफ ले जाने लगे। तब वो मेरा हाथ पकड़ के एक तरह से घसीट के ले जा रहे थे, पर किसी की हिम्मत नहीं कि कोई मेरी हेल्प भी करे। तब बीच में हमारे ट्रस्टी आ गए और उन्होंने मयंक सर को रोका और उनको वार्निंग साइन देकर छोड़ दिया। मयंक सर के लिए अबाम हो गया, वो कहीं भी कैसे भी मेरे साथ बदतमीजी करते, उनको अगर पलटकर कुछ कहते तो फिर ज्यादा परेशान करते। मयंक सर के लिए अब ये आम हो गया था और मेरे लिए परेशानी का कारण एक दिन मयंक सर ने कॉलेज के गेट से निकलते टाइम मेरा दुपट्टा खींचा, जिससे खींचतान में मेरे गले पे चोट आ गई थी और झटके की वजह से मैं गिर गई थी। मेरे घुटने और पैर पे में चोट आ गई थी। इस बात ने मेरे घर में खूब हंगामा किया। मेरा कॉलेज कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया और जल्दीबाजी में बाबा ने मेरा रिश्ता दिलीप से कर दिया। दिलीप से सगाई होने के बाद मैं फिर से कॉलेज जाने लगी। अभी कुछ ही दिन बीते थे कि मयंक सर फिर से अपनी हरकतों पे उतर आए थे और लास्ट बार भी मयंक सर ने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी, वो भी कॉलेज के मेन गेट पे। तब मैं रोते हुए वहां से प्रिंसिपल को बुला लाई और प्रिंसिपल ने ही मयंक सर को बहुत सुनाया। पर मयंक सर ने अगले दिन प्रिंसिपल सर को ही बदला दिया। अब उनको रोकने वाला कोई नहीं था। एक तरफ मेरी पढ़ाई थी, दूसरी ओर दिलीप से सगाई। मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या करें। और मैं एक दिन दिलीप के साथ कॉलेज गई और मयंक सर को बहुत आराम से कहा कि ये मेरे पियोशी हैं।
मुझे लगा कि सगाई की बात सुनकर शायद मयंक सर कुछ न करें, पर वो दिलीप के जाने के बाद फिर से मेरे पास आए और मुझे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगे। तब मैंने हिम्मत करके उनको धक्का दे दिया और वहां से भागकर कॉलेज से बाहर आकर ऑटो से अपने घर आ गई। उस दिन के बाद मैं कई दिन तक कॉलेज नहीं गई और कुछ दिन बाद मुझे स्वाति ने मयंक सर की डेथ के बारे में बताया था। आद्या ने गहरी सांस ली और बोली, ये सच था जो आप सबको पता नहीं। आद्या अभी चुप हुई ही थी कि शांति बुआ वापस आद्या को जोरदार थप्पड़ मारते हुए बोली, कहानी तो बहुत अच्छी बना लेती है पर यहाँ तेरी कहानी कोई नहीं सुनेगा। तूने मेरे मयंक को मारा है और तू ऐसो आराम से मेरे ही घर में रह रही है। चल निकल हत्यारन इस घर से। शांति बुआ आद्या का हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती घसीटकर बाहर ले जाने लगी। आद्या बार बार अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी। उसकी नज़र बार बार मृत्युंजय को ढूंढ रही पर मृत्युंजय तो कुछ बोल ही नहीं रहा था। बुआ ने आद्या को एक झटके के साथ घर के बाहर धक्का दे दिया और उसके मुंह पे ही गेट बंद कर दिया। बाहर से आद्या रोते रोते गेट खोलने के लिए बोल रही थी। अंदर से सब शांति बुआ को गेट खोलने को बोल रहे थे। दादी आगे आकर गेट खोलने लगी पर शांति बुआ तो जैसे गए को बिल्कुल पकड़कर ही बैठ गई थीं। बाहर से आद्या के रोने की आवाज़ें आ रही थी। अंदर दादी दादू और बाकी सब लोग शांति बुआ को बार बार गेट से हटने को बोल रहे पर वो ध्यान ही नहीं दे रही थी। दादी ने मृत्युंजय को आवाज़ देकर कहा, जय, याद रखना सच के दो पहलू होते हैं। आद्या गलत नहीं है, ये हम सबको भरोसा है। वो बच्ची इतने समय से हमारे साथ है, इतना तो जाने गए हैं। वो झूठ नहीं बोल रही। जय, एक बार सच को बाहर लाने की कोशिश तो करो। आधा झूठ बोल रही है या सच, एक बार पूरा सच जानने की कोशिश तो करो। मृत्युंजय ने दादी के पास आकर बोला, उसके दोस्तों ने कुछ प्रूफ दिए थे जिसमें साबित होता है कि आद्या गलत थी। दादी गुस्से नई चिल्लाकर बोली, तूने सिर्फ एक तरफ की सुनी। अब आद्या की बातों को सुनकर उसकी सच्चाई को तू प्यार करवा सकता है, उसकी कॉलेज और उन सभी लोगों से जो आद्या और मयंक को जानते थे। एक बार सच पूरा देखने की कोशिश करो। मृत्युंजय खामोश होकर दादी को देखने लगा। दादी ने शांति बुआ को गेट से दूर किया और आद्या को बुलाती उससे कहती अंदर आने को, लेकिन दादी ने देखा आद्या कहीं दिख नहीं रही। दादी ने आद्या का नाम लेकर आवाज लगाई किंतु आद्या की आवाज नहीं आई। आद्या की आवाज न सुनकर दादी दादू से बोली, ये आद्या कहाँ गई अभी इतनी देर में? इतनी रात हो गई है और बारिश भी बहुत हो रही, आद्या है कहाँ? आद्या को आसपास न पाकर दादी सबसे बोली, बच्चों बाहर आओ, आद्या कहाँ गई ढूंढो। तभी शिवाय बोला, दादी गार्ड्स को पूछते हैं, वो बताएंगे। शिवाय ने गार्ड्स को फोन करके पूछा कि भाभी बाहर गई हैं क्या? गार्ड्स बोले, सर आद्या मैम अभी थोड़ी देर पहले ही बाहर गई हैं, हमने उनको रोका तो मैम कहने लगी यही बाहर कुछ काम है, थोड़ी देर में अंदर आती हूँ, और उन्होंने अपने पीछे आने से भी मना कर दिया। गार्ड्स का फोन कट करके शिवाय नम आंखों से बोला, दादी भाभी घर से बाहर गई हैं, शायद वो आपके घर गई हो। शिवाय की आवाज बहुत धीमी थी फिर भी सबने सुन ली। शिवाय की बात सुनकर एकदम से मीरा जी और दादी दोनों बोली, रात के दूसरे पहर में हमारे घर की बहू घर से अकेली निकल गई। घना अंधेरा है बाहर, बारिश बहुत ज्यादा है, ये तूफानी हवाएं, कहीं हमारी बहू। दादी इतना ही बोल पाई कि जोरदार थप्पड़ मृत्युंजय के गाल पे लगाते हुए बोली, अगर आद्या को कुछ हो गया तो तुम मेरा मर मुंह देखोगे और मेरे मरने के बाद मेरी चीता को हाथ भी मत लगा देना। दादी की बात से मृत्युंजय बुरी तरह तड़प कर बोला, दादी प्लीज आप ऐसा मत बोलो। वो दादी को देखते हुए बोला, कुछ नहीं होगा उसे, मैं सही सलामत लेकर आऊंगा उसे। मृत्युंजय ने अपने दोनों भाइयों और सभी गार्ड्स को आद्या ढूंढने के लिए लगा दिया। वो अपने चचेरे भाई पुलकित के साथ अपनी गाड़ी में बैठ आद्या को ढूंढने निकल गए।
दादी और वाली सभी वही दादी के पास सोफे पे बैठ गए। माया चाची आंखें ऊपर नीचे करते हुए बोली, माँ आप एक गलत लड़की को सपोर्ट कर रही हैं आप और साथ में सबको करवा रही हैं, पर मैं और शांति दीदी दोनों ही आपके इस फैसले के खिलाफ हैं। अरे आप अपनी ही बेटी के बेटे की हत्यारन को सपोर्ट कर रही हैं, वो भी उसकी मनगढ़ंत बातों में आकर। आपको करना है तो करो, पर मैं दीदी के साथ हूँ और उनको दुखी नहीं होने दूंगी। मैं ले जा रही हूँ दीदी को उसके रूम में आराम करवाने के लिए। माया चाची जहर बुझे तीखे शब्दों को बोलकर वहां से जा चुकी थी, किंतु दादी और बाकी सभी लोग अभी भी आद्या की चिंता कर रहे थे। आद्या को देखने वो लोग सबसे पहले आद्या के घर गए, पर देखा वहां तो सब सोए हुए हैं। अगर आद्या आधी रात अपने घर जाती तो जरूर सब जग रहे होते, पर यहाँ तो सब सो रहे हैं। आद्या को वहां न पाकर मृत्युंजय थोड़ी टेंशन में आ गया। वो गुस्से से स्टीयरिंग पे मारते हुए बोला, आखिर कहाँ गई होगी इतनी रात को। पुलकित मृत्युंजय को देखकर बोला, भैया भाभी यहाँ नहीं आई तो इसका मतलब है वो कहीं कुछ। वो इतना ही बोला पाया कि मृत्युंजय चिल्ला कर बोला, कुछ नहीं होगा उसे मेरी दादी के सामने सही सलामत लेके जाऊंगा मैं। मृत्युंजय बहुत गुस्से में बोल रहा था, जिससे पुलकित भी डर कर चुप हो गया था। वो लोग आद्या को सब जगह ढूंढ चुके थे, पर उसका कोई सुराग नहीं मिला था। पुलकित ने शिवाय और सभी गार्ड्स से पूछा, पर सबका जवाब एक ही था, अभी कुछ नहीं पता चल। पुलकित और मृत्युंजय आद्या को ढूंढते ढूंढते जुहू बीच की ओर आ गए थे। मृत्युंजय गुस्से में गाड़ी को एक तरफ खड़ी करके गाड़ी में से उतर कर समुद्र की ओर आने लगा। उसके पीछे पुलकित भी आ रहा था। पुलकित और मृत्युंजय दोनों अभी बीच के किनारे से दूर ही थे कि यकायक पुलकित की नज़र सामने समुद्र में जाती लड़की पे पड़ी। उसने गौर से देखा तो एक लड़की पिंक कलर की साड़ी में समुद्र के अंदर जाती दिखी। पुलकित की आंखें डर से बाहर आने को हो गईं। वो चिल्लाकर बोला, भैया सामने देखो भाभी। पुलकित का इतना कहना था कि मृत्युंजय ने पुलकित की अंगुली की दिशा में देखा। वहाँ एक पिंक कलर की साड़ी में एक लड़की समुद्र के अंदर जा रही है। वो कमर तक पानी के अंदर जा चुकी थी। मृत्युंजय ने गौर से देखा, फिर चमकती बिजली के बीच उसे आद्या की पीठ दिखी। मृत्युंजय जोर से चीख, नो आद्या नो। तब तक वो लड़की गर्दन तक पानी के अंदर जा चुकी थी। मृत्युंजय कुछ सोच पाता समझ पाता उससे पहले ही पुलकित सामने से आते भयानक समुद्री तूफान की ओर अंगुली करके डर के मारे कपते होंठों से बोला, भैया सामने देखो भैया। उसके आने से पहले, पुलकित के बोलने से पहले ही मृत्युंजय की तो सांस ही निकल गई। वो सामने से आते तूफान को देखता तो कभी आसमान से गरजती बिजली को, उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। सामने से आती लहर तेज हो गई और तेजी से आते समुद्री तूफान ने अपनी लहरों को उफान पे लेते हुए सारे आसपास के एरिया को डुबो दिया। समुद्री तूफान से उठती लहरों ने पुलकित की चीख निकाल दी। वो चिल्लाकर बोला, नो भाभी नो। वो असीम दुख और दर्द से वही घुटनों के बल बैठ गया। आगे का भाग नेक्स्ट वीडियो। पूरी कहानी पढ़ने के लिए प्ले लिस्ट में से पूरी कहानी के पार्ट रीड कर सकते हो आप लोग। चैनल को ओपन करके प्ले लिस्ट में से पूरी कहानी के पार्ट रीड कर सकते हो।